हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? खूब सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी चल रही है। उसमें अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ प्रोडक्शन थ्योरी, ऑप्टिमाइजिंग इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। अब है हमारा जो टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन थ्योरी, उसके साथ चलते हैं आगे। ये सेक्शन प्रोडक्शन थ्योरी के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को इंट्रोड्यूस करेगा आपको, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक कोर कंपोनेंट है। ये समझने में मदद करता है कि कैसे फॉर्म्स इनपुट्स और आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी इनपुट्स जैसे लेबर और कैपिटल के ट्रांसफॉर्मेशन को आउटपुट्स यानी गुड्स या सर्विसेज में एनालाइज करती है एक फर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये प्रोसेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के कोर को समझने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन थ्योरी के की कंपोनेंट्स हैं, जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों लॉस फॉर्म के प्रोडक्शन डिसीजन के लिए क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्शन थ्योरी की इंपॉर्टेंस, जो इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है बिजनेस ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। पहली अगर बात करें, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इनपुट्स के एफिशिएंट यूज़ को गाइड करती है ताकि आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। ये फर्म्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने में मदद करती है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल्स को आइडेंटिफाई करके कॉस्ट कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्म करती है। ये फर्म्स को प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तीसरा आता है इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के डिसीजंस को सपोर्ट करती है। ये फर्म्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनोवेशन के लिए प्लान बनाने में इनेबल करती है। फोर्थ आता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एफिशिएंसी को इन्हेंस करती है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में। ये फर्म्स को कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन के थ्रू मार्केट में एज बनाने में मदद करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसका रोल बिजनेस इकोनॉमिक्स में। जो ये सेक्शन है, ये हमें बताएगा रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो प्रोडक्शन थ्योरी के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल को अब ये एक्सप्लेन करेगा। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच ब्रिज का काम करता है। इसमें पहले आता है प्रोडक्शन थ्योरी। देखो, प्रोडक्शन थ्योरी बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस को कनेक्ट करती है। ये फर्म्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोडक्शन थ्योरी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है बाय इनपुट यूसेज को मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट के साथ लिंक करके। ये बताती है कि कैसे इनपुट्स के यूज से प्रोडक्शन कॉस्ट शेप होती है। प्रोडक्शन थ्योरी प्रोडक्शन डिसीजंस को गाइड करती है बाय ऑप्टिमल आउटपुट लेवल्स डिटरमाइन करने में मदद करके। ये फर्म्स को एफिशिएंट प्रोडक्शन टारगेट सेट करने में हेल्प करती है। प्रोडक्शन थ्योरी मार्केट स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करती है बाय प्राइसिंग और कैपेसिटी प्लानिंग को प्रोडक्शन एफिशिएंसी के बेसिस पे इन्फॉर्म करके। ये फर्म्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स देती है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इन प्रोडक्शन, इसके सेक्शन की, जो प्रोडक्शन के टाइम हॉरिजॉन्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता है। ये प्रोडक्शन थ्योरी के टेम्पोरल एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई करता है। शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन सेक्शन प्रोडक्शन की एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को डिस्कस करता है, जहाँ कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल। ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स को हाईलाइट करता है। शॉर्ट रन में कम से कम एक इनपुट जैसे कैपिटल फिक्स्ड होता है, जबकि दूसरे इनपुट जैसे लेबर वेरिएबल होते हैं। ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं। शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से गवर्न होता है। ये लॉ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करती है, जब एक इनपुट वेरिएबल होता है और दूसरा फिक्स्ड होता है। लॉन्ग रन सेक्शन प्रोडक्शन के उस टाइम फ्रेम को डिस्कस करता है जहां सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। ये फुल फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में फुल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं।
ये फर्म्स को प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को कम्प्लीटली एडजस्ट करने का स्कोप प्रोवाइड करता है। लॉन्ग रन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल से गवर्न होता है। ये लॉ बताता है कि कैसे सारे इनपुट्स के प्रोपोर्शनल चेंजेस आउटपुट पे इम्पैक्ट डालते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये उसके कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस को मैं इंट्रोड्यूस आपको करूँगा, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन के डायनामिक्स को समझने के लिए आपको फाउंडेशनल रहेगा। ये लॉ प्रोडक्टिविटी के पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है जब एक इनपुट वेरिएबल होता है। स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि शॉर्ट रन में जब एक वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर के ज़्यादा यूनिट्स फिक्स्ड इनपुट जैसे कैपिटल के साथ जोड़े जाते हैं, तो वेरिएबल इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट पहला इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है और आखिर में डिक्रीज होता है सेटरस पैरेटस। ये लॉ प्रोडक्टिविटी के चेंजिंग पैटर्न्स को कैप्चर करता है। अब देखते हैं इस लॉ के अजम्पशन जो इसके वैलिडिटी और एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं। ये अजम्पशंस लॉ के एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। पहला है, एक इनपुट जैसे कैपिटल फिक्स्ड होता है जबकि दूसरे इनपुट जैसे लेबर वेरिएबल होते हैं। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करता है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स तक लिमिटेड है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। ये अजम्पशन इंश्योर करता है कि प्रोडक्टिविटी में चेंजेस सिर्फ इनपुट क्वांटिटी की वजह से होते हैं, ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। तीसरे की बात करें, इनपुट्स होमोजीनियस और डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब है कि वेरिएबल इनपुट के यूनिट सेम क्वालिटी के होते हैं और छोटे इंक्रीमेंट्स में ऐड किए जा सकते हैं, जो एनालिसिस के को कांस्टेंट बनाती है। फिर चौथे की बात करें, ये लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस पे अप्लाई होता है। ये टाइम फ्रेम के कॉन्स्ट्रेंट को हाईलाइट करता है जहां एक से ज़्यादा इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक बेसिस। लॉ का इकोनॉमिक बेसिस ये है कि ये वेरिएबल इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी को कंस्ट्रेन कंडीशंस में रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आउटपुट बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेजेस में ऑपरेट करता है। ये स्टेजेस प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट फेजेस को डिफाइन करती हैं जब वेरिएबल इनपुट ऐड किया जाता है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज है, जहां वेरिएबल इनपुट के एडिशन से प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिक तरीके से बढ़ती है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है जब ज़्यादा वेरिएबल इनपुट ऐड किया जाता है। ये फेज हाई एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड इनपुट के साथ बेटर साइनर्जी बनाता है। ठीक है जी, अब इसका रीज़न है फिक्स्ड इनपुट्स का बेटर यूटिलाइजेशन। जैसे लेबर की स्पेशलाइजेशन, ये एफिशिएंसी के इनिशियल गेन्स को हाईलाइट करता है जब रिसोर्सेज इफेक्टिवली कंबाइन होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब अराइज होता है जब ऑपरेशन का स्केल बढ़ता है और ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से होता है। ये फैक्टर्स एफिशिएंसी के ड्राइवर्स को आउटलाइन करते हैं। ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होती है जब स्केल बढ़ता है, जो स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन को अलाउ करता है और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। ये लेबर एफिशिएंसी के कोर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। मशीनरी का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होता है जब लार्जर स्केल ऑपरेशंस मशीन्स और इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेसेस के बेनिफिट्स को ये चीज़ हाईलाइट करती है। प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होते हैं जब स्केल बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट्स लेते हैं इनपुट्स एक्वायर करने और सप्लाई चेन मैनेज करने में। ये चीज़ कॉस्ट एफिशिएंसीज के ऑपरेशनल इम्पैक्ट को क्लैरिफाई करती है। एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा इकोनॉमीज मिलती हैं जब लार्जर स्केल ऑपरेशंस एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज लेते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन और वाइडर रीच अलाउ करता है। ये मार्केटिंग एफिशिएंसी के बेनिफिट्स को चीज़ हाईलाइट करती है। स्टेज 2 कांस्टेंट रिटर्न्स का फेज है, जहां प्रोडक्टिविटी एक स्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेबलाइज होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी कांस्टेंट रेट पे बढ़ता रहता है। ये फेज ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहां एफिशिएंसी मेंटेन होती है। इसका रीज़न है फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स का ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन।
ये बैलेंस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के पीक पॉइंट को हाईलाइट करता है। स्टेज 3 है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फेज, जहां प्रोडक्टिविटी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है और टोटल प्रोडक्ट भी आखिर में डिक्लाइन कर सकता है। ये फेज ओवर यूटिलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को कैप्चर करता है। इसका रीज़न है वेरिएबल इनपुट्स का फिक्स्ड इनपुट्स के रिलेटिव ओवरयूज, जैसे ओवर क्राउडिंग होगी। ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट को चीज़ हाईलाइट करती है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस की। अगर हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को समझना बिजनेसेस के लिए क्रूशियल है, ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकें, रिसोर्स एलोकेशन के इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके और मोस्ट एफिशिएंट स्केल ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन कर सके। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए फाउंडेशनल है। ये बिजनेस को प्रोडक्टिविटी लेवल्स असेस करने, कॉस्ट को कंट्रोल करने और फ्यूचर ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए प्लान करने में मदद करते हैं। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए क्रिटिकल इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके सेक्शन की अब बात करते हैं जो प्रोडक्शन के कॉस्ट एडवांटेजेस को एक्सप्लोर करता है जब स्केल बढ़ता है। ये लॉन्ग रन एफिशिएंसी के लिए कोर कॉन्सेप्ट है, इसको अब डिटेल में समझते हैं। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट एडवांटेजेस को रेफर करता है जो एक फर्म अचीव कर सकती है जब उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम या स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को चीज़ हाईलाइट करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एग्जिस्ट और परसिस्ट करने का करेक्ट कंडीशन ये है कि लॉन्ग रन में एक यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट आउटपुट बढ़ने के साथ कम होता है। ये एवरेज कॉस्ट रिडक्शन के कोर मैकेनिज्म को क्लैरिफाई करता है। इसका मतलब है कि जब फर्म ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जो कॉस्ट सेविंग और इंक्रीज एफिशिएंसी का रिजल्ट देता है। ये स्केल के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एम्फसाइज करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है सिंपल, बल्क प्रोडक्शन के थ्रू प्रोडक्शन कॉस्ट का लोअरिंग। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कॉस्ट एडवांटेजेस को डिफाइन करता है। ठीक है जी। अब एक इसमें आता है इंटरनल इकोनॉमीज तब राइज होती हैं जब कॉस्ट पर यूनिट फर्म के साइज पे डिपेंड करता है, ना कि इंडस्ट्री पे। ये फर्म स्पेसिफिक एफिशिएंसीज को चीज़ हाईलाइट करती है। फिर आती हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये तब राइज होती हैं जब दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एक ही फर्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करते हैं। ये इंडस्ट्री लेवल से एनर्जीज को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप नेक्स्ट, ये तब राइज होता है जब कॉस्ट पर यूनिट इंडस्ट्री के साइज पे डिपेंड करती है, ना कि फर्म पे। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के कॉस्ट एडवांटेजेस को चीज़ कैप्चर करती है। ठीक है जी। अब एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन शेड्यूल। अभी इसको बेसिकली ना इसका बैकग्राउंड चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्केड्यूल, इसके रिलेटेड हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रोडक्शन स्केड्यूल को, जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू दिखाता है। ये प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स के बिहेवियर को क्लैरिफाई करता है। देखो, इसमें एक टेबल होता है, लाइक टेबल में आप कह दूंगा यूनिट्स ऑफ लेबर के अगेंस्ट टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को ये प्रेजेंट करेगा। मैं अभी यहाँ पे बना भी दूंगा। ये डाटा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के डायनामिक्स को इलस्ट्रेट करेगा। यानी बेसिकली पता है क्या है, उन्होंने ना आपको डाटा दे दिया था, उसमें आपको टीपी एमपी दिए थे, जिसके बेसिस पे आपने स्टेजेस को डिटरमाइन करना था। मैं आपको सीधा ना स्टेजेस ही समझा देता हूँ। देखो, टीपी यानी टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है जो डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा एल, दैट इज एमपी। ठीक है जी, से कैलकुलेट होता है। और एपी एवरेज प्रोडक्ट है जो टीपी डिवाइडेड बाय एल, अगर एपी की बात करूं दैट इज टीपी डिवाइडेड बाय एल।
ये मैट्रिक्स प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के लिए फाउंडेशनल है। इसमें सबसे स्टेज 1 लेबर यूनिट्स 1 से 3 तक कवर करता है, लाइक जो पेपर में 1 से 3 तक कवर करता था, जहाँ एमपी इंक्रीज होता है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स फेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ वेरिएबल इनपुट के एडिशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी। फिर स्टेज 2, यहाँ पे 1 मिनट रुको, मैंने लिख ही देता हूँ। इसमें ना 1 to 3 यूनिट्स तक क्वेश्चन में दिया था, डैट इज स्टेज 1 थी, जो आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स की थी। फिर उसके बाद 4 से 6 वो थी आपकी स्टेज 2, जहां एमपी डिक्रीज होता था लेकिन पॉजिटिव रहता था। ये कांस्टेंट रिटर्न्स और अर्ली डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फेस को ये चीज़ कैप्चर कर रही है। फिर स्टेज थी 7 से 8 तक, 7 से 8 यानी ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स। फिर आगे आपकी स्टेज नंबर 3 जो थे डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, ठीक है जी, जहां एमपी 0 या नेगेटिव हो जाता है। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स के एक्सट्रीम फेज को हाईलाइट करता है, जहां ओवर यूटिलाइजेशन आउटपुट को हार्म करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगेन एक प्रीवियस यही क्वेश्चन है, इसके आगे अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। इसके कारण जो बताते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कब मैक्सिमम होती है, ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है जी। देखो, प्रोडक्शन थ्योरी में टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, जिसे टीपी कहा जाता है, टोटल आउटपुट को रेफर करते हैं, जो एक फर्म वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर के यूज से प्रोड्यूस करती है, जबकि दूसरे इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के कोर कॉन्सेप्ट को चीज़ डिफाइन करती है। अब इसमें एक अगेन प्रीवियस ये क्वेश्चन ही था ये, इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो ये कहता था कि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी 0 होता है। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है। प्रोडक्शन फंक्शन 3 स्टेजेस एग्जिबिट करती है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहेवियर के थ्रू प्रोडक्शन स्टेजेस को डिफाइन करती है, ठीक है जी। इसमें स्टेज 1 में जब ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल इनपुट के ऐड किए जाते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे राइज करती है। ये हाई एफिशिएंसी फेज को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है जी। स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, वो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। ये ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी के ट्रांजिशन फेज को ये चीज़ कैप्चर करती है। स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, जो टोटल प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने का कॉज बनता है। ये ओवर यूटिलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ये चीज़ हाईलाइट करती है। अब देखते हैं, अब एक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाई मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, एमपी 0 क्यों होता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। देखो, अब देखते हैं क्यों मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होने पे ही टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। ये प्रोडक्शन फंक्शन के पीक पॉइंट को ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट वो एडिशनल आउटपुट है जो एक और यूनिट वेरिएबल ऐड करने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्टिविटी को क्वांटिफाई करता है। एमपी का फॉर्मूला है डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा इनपुट, डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा इनपुट, जो लेबर हो सकती है, जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज को इनपुट में चेंज से डिवाइड करता है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है। देखो, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम तब होती है जब एक और यूनिट इनपुट ऐड करने से आउटपुट फर्दर इंक्रीज नहीं होता, यानी जब एमपी 0 होता है। ये प्रोडक्शन कर्व के पीक पॉइंट को डिफाइन करता है। ये स्टेज 2 और स्टेज 3 के बाउंड्री पे होता है, जहां टोटल प्रोडक्ट कर्व पीक करता है। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट को हाईलाइट करता है। इस पॉइंट के बाद एडिशनल यूनिट्स नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स देते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। ये ओवर यूटिलाइजेशन के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स को चीज़ क्लैरिफाई करती है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस की बात करें, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रोडक्शन बिहेवियर के ग्राफिकल इंसाइट्स में अब आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो, टोटल प्रोडक्ट का पहले स्टीपली राइज करता है, यानी स्टेज 1, फिर फ्लैटन होता है,
स्टेज 2 में और स्टेज 3 में डिक्लाइन कर सकता है। ठीक है जी, ये टीपी के ग्रोथ पैटर्न को विजुअली कैप्चर करता है। मैं अगर आपको बना के दिखा दूँ, देखो दैट इज टीपी। ठीक है, पहले 3 स्टेजेस लगा लो, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर ये डिक्रीज होगा। ठीक है जी, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व स्टेज 1 में राइज करता है, फिर पीक करता है, फिर स्टेज 2 में फॉल करता है और स्टेज 3 में नेगेटिव ही हो जाता है। ये एमपी के चेंजिंग बिहेवियर को ग्राफिकली दिखाता है। अगर मैं इसके ही नीचे आपको एमपी बना के दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे पीक और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है जी, ये होता है आपका एमपी। एवरेज प्रोडक्ट कर्व अगर उसकी बात करें, राइज करते हैं, पीक करता है जहां एपी एमपी के बराबर है, फिर फॉल करता है। ये एवरेज प्रोडक्टिविटी के लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। ग्राफ का डिस्क्रिप्शन प्रोडक्शन कर्व्स के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है। ये विजुअल एनालिसिस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देखो एक्स एक्सिस वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनपुट क्वांटिटी को इनपुट क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। वाई एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी और एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी के फॉर्म में होता है। ये प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स के मेजरमेंट को चीज़ क्लैरिफाई करती है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब देखते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट के सेक्शन को, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumptions को फर्दर क्लैरिफाई करता है। ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में अप्लाई होता है जब एक इनपुट वेरिएबल होता है और दूसरे फिक्स। ये शॉर्ट रन कंस्ट्रेंट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी बिहेवियर को डिफाइन करता है। अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट थी वो आइडेंटिफाई करती है कि इनपुट प्राइसेस का गिवन होना एक सही assumption है। ये लॉ के एनालिसिस के लिए फाउंडेशनल कंडीशन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेक्शन लॉ के कोर प्रिंसिपल्स को रिटेरेट करता है, जो प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। ये लॉ कहता है कि जब ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर, फिक्स्ड इनपुट जैसे कैपिटल के साथ जोड़े जाते हैं तो वेरिएबल इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट एक सर्टेन पॉइंट के बाद इवेंचुअली डिक्रीज होता है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी के कोर को कैप्चर करता है। अजम्पशन ये है कि इनपुट प्राइसेस गिवन होते हैं। ये कंडीशन लॉ के एनालिसिस को फोकस रखता है फिजिकल प्रोडक्टिविटी पे, प्राइस फ्लक्चुएशंस के इफेक्ट्स के बिना। ये लॉ अज्यूम करता है कि इनपुट के प्राइसेस जैसे लेबर के वेजेस, कैपिटल का कॉस्ट फिक्स या गिवन होता है। ये इंश्योर करता है कि आउटपुट चेंजेस सिर्फ इनपुट क्वांटिटी की वजह से ही होते हैं। ठीक है जी, ये इंश्योर करता है कि आउटपुट में चेंजेस वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी की वजह से होते हैं, ना कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, जो एनालिसिस को फिजिकल प्रोडक्टिविटी पे फोकस रखने देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अगर आप चेंज करते हो, चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन, इसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन के सेक्शन की, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन और रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। ये स्केल के इफेक्ट्स को एनालाइज करता है। देखो, प्रोडक्शन थ्योरी में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर और कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करने का कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न्स टू स्केल से रिलेटेड है। ये लॉन्ग रन स्केलेबिलिटी के डायनामिक्स को चीज़ डिफाइन करती है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो ये आइडेंटिफाई करता था कि ए यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बी यानी लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन और सी यानी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेलिवेंट है। ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट्स के कनेक्शन को क्लैरिफाई करते हैं। अब ए की बात करते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सही था
क्योंकि लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और ये प्रोपोर्शनल चेंजेस के आउटपुट इफेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और एक फर्म सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर और कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर सकती है। ये फुल फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को चीज़ डिफाइन करती है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये एनालाइज करता है कि सारे इनपुट्स के प्रोपोर्शनल चेंजेस के साथ आउटपुट कैसे चेंज होता है। ये स्केलेबिलिटी के कोर प्रिंसिपल्स को चीज़ कैप्चर करती है। बी ऑप्शन था लॉ ऑफ वेरी इक्वल प्रोपोर्शन, ये भी ठीक था क्योंकि ये रिटर्न्स टू स्केल के अल्टरनेट नेम के रूप में यूज़ होता है जो प्रोपोर्शनल इनपुट चेंजेस के इफेक्ट्स को स्टडी करता है। टर्म लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का दूसरा नाम है जो ये एग्जामिन करता है कि जब सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनली स्केल अप या डाउन होते हैं तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है। ये टर्मिनोलॉजी के कनेक्शन को क्लैरिफाई करता है। इसमें इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शामिल होते हैं। ये डिफरेंट स्केलेबिलिटी आउटकम्स को कवर करते हैं जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में पॉसिबल है। फिर आते हैं सी था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी ठीक था क्योंकि ये लॉन्ग रन में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के कोर प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिस्क्राइब करती है कि जब सारे इनपुट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज किए जाते हैं तो आउटपुट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन बिहेवियर के फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आउटपुट इनपुट्स के प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ता है। ये एफिशिएंसी गेन्स को रिफ्लेक्ट करता है जब स्केल बढ़ता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आउटपुट इनपुट के सेम प्रोपोर्शन में, एक मिनट रुको, ये ना मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट, ये होगा हमारे यहाँ पे, ये देखो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग मैंने करवा दिया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आउटपुट इनपुट्स के सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ये प्रोपोर्शनल स्केलेबिलिटी को हाईलाइट करता है। फिर आता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, इसमें आउटपुट इनपुट्स के प्रोपोर्शन से कम बढ़ता है। ये इनएफिशिएंसीज को कैप्चर करता है जब स्केल एक्सेसिवली बढ़ता है। अब इसमें जो चौथा था, जो एक और ऑप्शन दी थी, वो दी थी लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ये गलत थी क्योंकि ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है जो एक इनपुट के वेरिएबल होने पे अप्लाई होता है, ना कि सारे इनपुट्स के प्रोपोर्शनल चेंजेस पे। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट रन में अप्लाई होता है जहाँ एक इनपुट वेरी करता है और दूसरे फिक्स्ड होते हैं, ना कि जब सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं। ये शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन डिस्टिंक्शन को चीज़ क्लैरिफाई करती है। फिर एक और ऑप्शन दी थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो भी गलत है क्योंकि ये भी शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है जो एक वेरिएबल इनपुट के प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करता है, ना कि प्रोपोर्शनल इनपुट चेंजेस को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट रन में अप्लाई होता है जब एक इनपुट वेरिएबल होता है और दूसरे फिक्स, ना कि जब सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनली स्केल किए जाते हैं। ये लॉ के स्कोप को क्लियरली डिफाइन करता है। सो होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं यहाँ पे आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।